क्वेश्चन 1 कह रहा है अ मोटर कार इज़ गोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड दी गई है 50 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो ये स्पीड वेलोसिटी वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे 50 किलोमीटर्स पर आवर। एंड फिर कहा गया है कि इट मेक्स अ लेफ़्ट टर्न 90 डिग्री एंड स्पीड चेंज नहीं करता है, तो यानी कि बेसिकली वो 50 किलोमीटर्स पर आवर है, लेकिन अभी लेफ़्ट यानी कि बेसिकली वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, एंड चेंज इन वेलोसिटी मांगी गई है। ओके, तो पहले सिंपली थोड़ा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं एंड मान लेते हैं एज यूजुअल कि ये y है, ये x है। तो यानी कि क्या हो गया कि जो अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव y में एंड वो है 50 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये हो जाएगा 50 kph जे हैट। एंड फाइनल जो है वो वेलोसिटी हो जाएगी लेफ़्ट यानी कि नेगेटिव x में जा रही है, तो नेगेटिव 50 kph आई हैट। ठीक है, एंड आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वेल वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपके पास फाइनल और इनिशियल दोनों की वैल्यूज है, आप प्लग इन कर दो, तो ये हो जाएगा -50 kph आई हैट माइनस 50 kph जे हैट, जो कि बेसिकली हो गया 50 kph -1 आई हैट -1 जे हैट। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप स्क्वायर एंड ऐड कर दो एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। तो अगेन यहाँ पर तो बेसिकली 50 kph स्क्वायर 2 बार होगा, स्क्वायर वेल माइनस टू बी प्रिसाइज प्लस -50 kph स्क्वायर्ड अगेन, तो ये बेसिकली हो जाएगा 50√2 kph। ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70, आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो। एनीवे, तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया। अब चाहिए डायरेक्शन। वेल डायरेक्शन हमें देख सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन कि ये -1 आई हैट है एंड -1 जे हैट है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, वेल वी नो कि -1 आई हैट जो है वो बेसिकली वेस्ट डायरेक्शन में है एंड -1 जे हैट यानी कि साउथ डायरेक्शन में। तो जब आप दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट है विच इज़ साउथ वेस्ट। तो ये हो गया आपका आंसर, दैट इज़ कि इट विल बी रफली 70 किलोमीटर्स पर आवर ड्यू साउथ वेस्ट। तो जो आप ऑप्शंस देखोगे तो यू विल सी कि ऑप्शन बी वर्क कर जाएगा। सो प्रॉब्लम 1 डन। क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि शोज द फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक बार थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो जो वाई एक्सिस है वो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एंड जो एक्स एक्सिस है वो टाइम है। ओके, एंड देन टी नॉट टाइम तक एक बेसिकली स्टडी राइज है एंड उसके बाद फ्लैट है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, सो लेट्स लुक एट इट। तो ऑप्शंस क्या दिए गए कि पार्टिकल इज़ कंटिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वेल ये ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर आप टी नॉट के आगे जाओगे यहाँ पर तो आप देखोगे कि एक्स चेंज ही नहीं हो रहा, तो वो आगे पीछे मूव ही नहीं कर रहा, तो ए नहीं हो सकता। बी देखते हैं, बी कहा है कि पार्टिकल इज़ एट रेस्ट। वेल ये भी ट्रू नहीं है। अगर आप 0 से टी नॉट के बीच का जो इंटरवल है उधर देखोगे तो क्लियरली एक्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है, तो ये तो ट्रू नहीं है कि वो रेस्ट पे है हमेशा। पार्ट सी पे देखते हैं। पार्ट सी में कह रहा है वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। वेल वेलोसिटी होता क्या है,
अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में देखोगे तो वेलोसिटी स्लोप होता है, ठीक है। तो अगर आप ये ग्राफ में देखोगे तो 0 से t0 के बीच में आप देखोगे कि जो स्लोप है ऑफ द पोजीशन वर्सेस टाइम वो एक कांस्टेंट चीज़ है, राइट, एक स्ट्रेट लाइन है, एंड इट्स पॉजिटिव क्योंकि x इंक्रीज कर रहा है। सो 0 से t0 के बीच में पॉजिटिव बट कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप चेंज नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन है। एंड t0 से ऑनवर्ड्स देखोगे, यानी कि t0 से इन्फिनिटी तक जब भी, तो you'll see कि x कम्प्लीटली फ्लैट है, तो यानी कि एग्जैक्टली ज़ीरो स्लोप है, ओके। तो जब कह रहे हैं कि सी में कि वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू अ टाइम t0 एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, ये तो ट्रू ही नहीं है, क्योंकि एज वी कैन सी फ्रॉम 0 टू t0 जो है एक्चुअली इट इज़ पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव जरूर है लेकिन कांस्टेंट है। सो सी भी नहीं हो सकता, तो डी ही होना है, बट डी है क्या वो देख लेते हैं। डी कह रहा है पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू t0 एंड देन स्टॉप्स। वेल यही हमने सी में एस्टैब्लिश किया कि 0 से t0 में आप जब हो तब पॉजिटिव वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, एंड t0 के बाद पार्टिकल बेसिकली ज़ीरो वेलोसिटी है, यानी कि पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा। तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 3 कह रहा है पार्टिकल हैज़ वेलोसिटी u टूवर्ड्स द ईस्ट एट टाइम t इक्वल 0 एंड कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स वेस्ट। एक्सेलरेशन को मान लीजिए स्मॉल a से रिप्रेजेंट करें, टूवर्ड्स वेस्ट एंड इज कांस्टेंट, ठीक है। एंड कहा गया है कि लेट्स x कैपिटल A and x capital B be the magnitude of displacement in the first 10 seconds and the next 10 seconds, ठीक है। एंड उसके बारे में इनके बीच में तुलना करनी है। पहला ऑप्शन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, जिसे x कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विल ऑलवेज बी, यहाँ पर ये ऑलवेज समझना जरूरी है, विल ऑलवेज बी लेस दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, यानी कि XB। यानी कि इसका ये स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि कुछ भी हो जाए हमेशा ये रिलेशन ट्रू होगा। तो क्या ये ट्रू है? वेल लेट्स थिंक अबाउट एक एग्जांपल जिसमें ये ट्रू नहीं है। मान लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही छोटा है एंड जो स्पीड u जो है वो बहुत बड़ी है। तो क्या होगा कि अगर एक्सेलरेशन बहुत ही छोटा है तो पहले 10 सेकेंड में स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन स्टिल ईस्ट रहेगा। दूसरे 10 सेकेंड्स में स्पीड थोड़ी और कम हो जाएगी धीरे धीरे करके, बट डायरेक्शन तो भी ईस्ट रहेगा। तो इफ़ जो वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स 20 सेकेंड्स इज स्टिल अलॉन्ग द ईस्ट डायरेक्शन, बराबर है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन बहुत ही छोटा है तो स्पीड ज़्यादा चेंज ही नहीं होगी, थोड़ी कम हो जाएगी बट तो भी ईस्टवर्ड ही रहेगी। तो अगर ऐसा हो गया तो क्लियरली आप पहले 10 सेकेंड्स में आपकी ओवरऑल स्पीड ज़्यादा थी एंड आप ईस्ट जा रहे थे, दूसरे 10 सेकेंड्स में आपकी स्पीड थोड़ी कम है बट आप ईस्ट तो भी जा रहे हो, तो क्लियरली दोनों में जो XA है वो XB से बड़ा होगा। तो यानी कि A नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि हमने एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जहाँ पर एक्सेलरेशन बहुत छोटा है एंड कांस्टेंट है एंड जो स्पीड है वो बहुत ही बड़ी थी शुरुआत में, तब क्योंकि हमें नंबर्स नहीं दिए गए एंड हमें कहा गया है कि क्या ये हमेशा ट्रू है, तो हमने क्या किया, एक कंडीशंस निकाले जहाँ पर एक्सेलरेशन बहुत छोटा है और स्पीड बहुत बड़ी है। एंड जब ऐसा करते हैं तो एक्चुअली पहले 10 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है कंपेयर टू द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। काफ़ी लॉजिकल है, इसके लिए ये ए नहीं हो सकता। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में कहा है कि दोनों हमेशा इक्वल है, हमेशा, ओके। अगेन यहाँ पर ऑलवेज इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर। तो वेल हमने पार्ट ए में ऑलरेडी एक एग्जांपल निकाला जहाँ पर XA वॉज ग्रेटर देन XB, यानी कि पहले 10 सेकेंड्स में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट था, दूसरे 10 सेकेंड्स में कम था। तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ए में हमने ऑलरेडी काउंटर एग्जांपल दे दिया है। ऑप्शन सी में कहा है कि XA इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन XB, तो क्या ये ट्रू हो सकता है? वेल इसके लिए भी एक काउंटर एग्जांपल सोचते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन एंड जो स्पीड है उनकी वैल्यूज़ कुछ ऐसी है कि पार्टिकल मानो यहाँ से शुरुआत करें विथ स्पीड u, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली पोजिशन ऑफ x एट t इक्वल 0 एंड उसके बाद वेल पार्टिकल u से चालू हुआ तो वो कुछ ऐसे जाएगा एंड देन एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द वेस्ट था, तो एट सम पॉइंट पार्टिकल टर्न अराउंड होगा एंड उसके बाद फिर वो इस तरह जाने लगेगा, बराबर। ये तो हमेशा ही ट्रू होना है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर लूँ
कि जब वो x इक्वल्स एक्स एट टी इक्वल 0 जो पोजीशन थी, अगर वो उसको वापस तब क्रॉस करे जब टाइम t इक्वल्स 10 सेकेंड्स है, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, एंड ये उसकी पोजीशन है एट टाइम t इक्वल्स 20 सेकेंड्स। अगर मैं ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड स्पीड u, इनिशियल स्पीड u ले लूँ अगर मैं, तो क्या होगा कि एक्स ए तो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन आपकी सेम हो गई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो भी ज़ीरो। लेकिन जो एक्स बी है वो क्लियरली ग्रेटर दैन ज़ीरो है, क्योंकि रिमेंबर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो यहाँ पर, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो तो सिंपली ये डिस्टेंस हो जाएगा ना, करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड ग्रेटर दैन ज़ीरो है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स एग्जैक्टली ज़ीरो है। तो इन दैट केस जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि एक्स ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन एक्स बी, वो ट्रू नहीं रहेगा, तो यानी कि पार्ट सी भी नहीं है। तो अब बचा क्या, पार्ट डी, विच इज़ कि इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। एंड यही सही है, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी गई, आपको स्पीड की वैल्यू नहीं दी गई, सिर्फ आपको दो ही चीज़ दी गई कि दोनों की डायरेक्शंस क्या है। बट जैसा कि हमने ए बी एंड सी के सॉल्विंग में देखा कि कई पर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ऑफ स्पीड एंड एक्सेलरेशन, जहाँ पर कभी एक्स ए ग्रेटर दैन एक्स बी हो जाए, कभी एक्स ए इक्वल्स एक्स बी हो जाए, कभी एक्स ए लेस दैन एक्स बी हो जाए। तो इसके लिए कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, एंड इसके लिए डी आपका आंसर है। क्वेश्चन 4 में कहा गया है अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम, मान लेते हैं कि टाइम टी नॉट के लिए ट्रैवल किया उसने, एंड फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर टाइम टी नॉट, क्योंकि सेम टाइम दिया गया, तो दी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का एक ही डेफिनेशन होता है, वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये एक ही हमें फॉर्मूला पता है। यहाँ पर टोटल टाइम क्या है, पहले हमें पता है कि v1 स्पीड वेलोसिटी से वो टी नॉट के टाइम के लिए जाता है, v2 स्पीड से वेलोसिटी से वो टी नॉट टाइम तक जाता है, तो आगे बेसिकली टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2 टी नॉट हो जाएगा। ठीक है, अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या आपको करना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेल ऐड कर लो आप। सो जब आप v1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगर आप टी नॉट टाइम के लिए वो ट्रैवल करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट 1 वो हो जाएगा v1 टी नॉट, एंड डिस्प्लेसमेंट 2 जो है वो हो जाएगा v2 टी नॉट। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वो हो जाएगा d1 प्लस d2 इक्वल्स v1 प्लस v2 होल मल्टीप्लाइड बाय टी नॉट। तो आपका आंसर मिल गया आपको, एवरेज वेलोसिटी विल इक्वल, आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, v1 प्लस v2 टी नॉट, ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल टाइम आपका 2 टी नॉट है, तो ये हो गया v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो लेट्स सी प्रॉब्लम 4 में, वेल ए में एग्जैक्टली ये दिए गए, तो यही आंसर होना है। प्रॉब्लम 5 में कहा गया है पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर डिस्टेंस x एंड v2 यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर अगेन द सेम डिस्टेंस, यानी कि x अगेन, एंड हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। वेल अगेन हमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, वेल हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इन बोथ केसेस, जब वो v1 से जा रहा है या v2 से जा रहा है, हमें कहा गया कि वो x एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 2x हो गया। अब आपको सिर्फ बाकी रहा ढूंढना टोटल टाइम। ठीक है, तो टाइम t1 यानी कि वेल डिस्प्लेसमेंट x कवर करने का आपको कितना टाइम लगेगा, तो वो हो जाएगा x डिवाइड बाई v1, एंड टाइम t2 जो है विच इज़ टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x, जब आप स्पीड v2 से वेलोसिटी v2 से ट्रैवल करते हो, तो अगेन आप सिर्फ x डिवाइड बाई v2 कर दोगे, तो आपको इसके अंदर दोनों टाइम्स मिल जाएंगे। वेल आपको टोटल टाइम मिल गया विच इज़ x डिवाइड बाई v1 प्लस x डिवाइड बाई v2। ठीक है, तब आपके पास सब कुछ है, तो आप लिख सकते हो एवरेज वेलोसिटी, जिसे हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो जाएगा 2x डिवाइड बाय x डिवाइड बाय v1 प्लस x डिवाइड बाय v2। आप यहाँ पर x सब जगह कैंसिल कर दो, तो
तो ये हो गया 2 डिवाइड बाय 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2, ठीक है। तो इसको जरा आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 डिवाइड बाय V1 प्लस 1 डिवाइड बाय V2 इक्वल्स 2 डिवाइड बाय V। तो ये हो गया आपका आंसर। एंड आप देखोगे तो ऑप्शन सी जो है वो एग्जैक्टली ये है, तो दैट्स योर आंसर। लेकिन ये सॉल्यूशन में एक सटलिटी है, एक चीज़ है जो हमें ध्यान में नहीं गई है, एंड उसके बारे में मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि x डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, राइट। तो अगर ऐसा हो जाए कि और लिखा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, बट मान लीजिए अगर v1 जब वेलोसिटी है उसकी, तब अगर वो एक दिशा में जा रहा है डिस्टेंस x के लिए, समझो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, एंड अगर v2 वेलोसिटी जब है उसकी, तो अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि डिस्टेंस तो भी x रहेगा लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव x हो जाएगा। तो जब हम स्टार्टिंग में जब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली यहाँ पर 2x नहीं 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक चीज़ है, जो एक केस है जो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया है, एंड यहाँ एक्चुअली मेरे ओपिनियन में यहाँ पर क्वेश्चन में एक गलती है कि हमें ये एज्यूम करना है कि स्पीड भले चेंज हो जाए लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन दोनों टाइम जब आप वेलोसिटी v1 से ट्रैवल कर रहे हो और जब आप वेलोसिटी v2 से ट्रैवल कर रहे हो, दोनों टाइम डायरेक्शन सेम होनी है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो सीधा एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला में ये एक चीज़ ध्यान रखने का है। ओके, बात है क्वेश्चन 6 पर। क्वेश्चन 6 कह रहा है अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन a, द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन आफ्टर द रिलीज इज। ओके, तो जब तक स्टोन को आपने होल्ड किया हुआ है या तो फिर स्टोन अगर फर्श पे पड़ा है एलिवेटर के, तो स्टोन का एक्सेलरेशन वही होगा जो एलिवेटर का एक्सेलरेशन है, वो है, अगर कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ए है अपवर्ड्स, तो एक्सेलरेशन ए अपवर्ड्स होगा। बट जब आप स्टोन को रिलीज़ कर देते हो एंड वो सिर्फ एयर में है, तो वो एलिवेटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, करेक्ट। तो जब एलिवेटर से कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो तो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर के इन्फ्लुएंस में फॉल करेगा, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा ही जी होना है, उसका एलिवेटर के एक्सेलरेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर आंसर सिंपली डी हो गया, जी डाउनवर्ड्स, राइट, क्योंकि एलिवेटर को टच भी नहीं कर रहा है वो, तो एलिवेटर के एक्सेलरेशन से उसको क्या मतलब है। तो ये आपका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन 7 कह रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग थ्रोज 2 बॉल्स ए एंड बी, ठीक है। ज़रा थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये फ्लोर है, यहाँ पर पर्सन खड़ा है, एंड कहा गया है कि 2 बॉल है ए एंड बी, ए को अपवर्ड्स थ्रो किया गया है एंड बी जो है उसको डाउनवर्ड्स थ्रो किया गया है विद द सेम स्पीड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो स्पीड है इनिशियल वो u है, ए अपवर्ड्स फॉर ए एंड डाउनवर्ड्स फॉर बी, ठीक है। एंड कहा गया है कि वेल दोनों बॉल्स हिट तो करेंगे एट सम पॉइंट ग्राउंड को, क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है। बॉल ए हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड वी ए, बॉल बी हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड वी बी, एंड उनके बीच में रिलेशन निकालना है। ओके, तो पहले जरा क्विकली थोड़ा ट्रेजेक्ट्री डिस्क्राइब कर लेते हैं। बॉल बी का क्या होगा, स्पीड यू से शुरुआत होगा डाउनवर्ड्स में, एंड एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड्स है, राइट, ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो स्पीड अप करेगा, बराबर, एंड एट सम पॉइंट ग्राउंड को हिट करेगा विथ सम स्पीड वी बी जो हमें निकालनी है। एंड जो बॉल ए है वो u स्पीड से ऊपर जा रहा है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, तो ऊपर जाते टाइम वो स्लो डाउन होगा, एट सम पॉइंट वो रुक जाएगा, उसके बाद वो एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स करने लगेगा, बराबर है, एंड घूम फिर के वो स्पीड वी बी से सॉरी वी ए से ग्राउंड को हिट करेगा। ओके, तो ट्रैजेक्टरी तो समझ में आ गई। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो वेल मान लेते हैं कि जो शुरुआत का ये पॉइंट है वो है y इक्वल्स 0, जहाँ पर से बॉल्स को थ्रो किए गए हैं। मान लेते हैं कि बिल्डिंग की हाइट कुछ लेंथ l है, ठीक है। तो यानी कि ग्राउंड के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, वर्टिकल कोऑर्डिनेट एटलीस्ट y इक्वल्स -l, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो वेल हमें एक फॉर्मूला पता है, वो है v स्क्वायर्ड इक्वल्स u स्क्वायर्ड प्लस 2as, जहाँ पर s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम वर्टिकल की बात करें तो हम एक सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं, बराबर है, क्योंकि ये सेम फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल पे भी अप्लाई करता है, बट यहाँ पर हमें सिर्फ वर्टिकल मोशन में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब फॉर बॉल ए, ठीक है, जो इनिशियल स्पीड है यू वाई, वो क्या है,
वो है प्लस यू। जो फाइनल स्पीड है वेल वही तो हमें निकालनी है एट द टाइम व्हेन हिट्स द ग्राउंड, एंड उसे नोटेशनली हम वी ए लिख देंगे। जो एक्सेलरेशन है इन द वर्टिकल वो है नेगेटिव जी, राइट, क्योंकि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है और कुछ नहीं। एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो है नेगेटिव एल, राइट, क्योंकि हम ये दो पॉइंट्स के बीच में स्टार्ट कंपेयर फार्मूला लगा रहे हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जब प्लग इन करते हो आप तो क्या हो जाएगा कि वी वाई स्क्वाड यानी कि वी ए स्क्वाड इक्वल्स यू वाई स्क्वाड यानी कि यू स्क्वाड प्लस 2, एक्सेलरेशन माइनस जी है एंड डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल माइनस एल है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वाड प्लस 2GL। ठीक है, यानी कि आप स्क्वायर रूट लोगे तो वी ए हो जाएगा, वेल दो स्क्वायर रूट होते हैं प्लस एंड माइनस, लेकिन आप यहाँ पर कौन सा लोगे, आप नेगेटिव लोगे, राइट, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड्स में जाएगा, ये तो हमको ट्रेजेक्टरी से ऑब्वियसली ऑलरेडी पता था। तो नेगेटिव स्क्वायर रूट यू स्क्वाड प्लस 2GL। तो यहाँ पर L क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन दैट्स फाइन, क्योंकि हमें तो सिर्फ वी ए एंड वी बी के बीच में तुलना करनी है, राइट। तो लेट्स सी अभी वी बी क्या है। तो फॉर बॉल बी, बॉल बी के लिए क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल है वो नेगेटिव यू है, राइट, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी बी है, क्या है पता नहीं, वही ढूंढना है। एक्सेलरेशन इन वर्टिकल अगेन माइनस जी है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगेन माइनस एल है, राइट, क्योंकि आफ्टर ऑल हिट तो ग्राउंड को दोनों करेंगे। तो अब जब प्लग इन करते हो आप ये फॉर्मूला में, तो वी वाई स्क्वाड क्या हो जाएगा, वी बी स्क्वाड इक्वल्स यू वाई स्क्वाड अगेन यू स्क्वाड हो जाएगा प्लस 2, एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल अगेन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट अगेन माइनस एल, तो ये तो फिर से हो गया यू स्क्वाड प्लस 2GL। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वी बी अगेन आप नेगेटिव करोगे क्योंकि डाउनवर्ड में हिट करने वाले ग्राउंड को, अगेन नेगेटिव होके स्क्वायर रूट यू स्क्वाड प्लस 2GL, बट ये तो एग्जैक्टली वी ए है एज वी जस्ट कैलकुलेटेड बिफोर। तो यानी कि तो दोनों बॉल्स एग्जैक्टली सेम स्पीड से हिट करेंगे ग्राउंड को। तो देखते हैं ऑप्शंस में, ऑप्शन सी एग्जैक्टली यही कह रहा है कि वी ए इक्वल्स वी बी, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। क्वेश्चन 8 कह रहा है इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज, एंड देन फिर क्वेश्चन दिया है अबाउट रिलेशन टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जरा एक बार रफली प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर करते हैं। तो हमें पता है कि मान लीजिए यहाँ पर बॉल लॉन्च किया गया, तो वो कोई एंगल पे लॉन्च किया जाता है जनरली, करेक्ट, कोई सम थीटा एंगल पे। उसके बाद फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह से करता है एंड फिर वापस से ग्राउंड को हिट करता है, करेक्ट। नाउ एट एनी पॉइंट जो एक्सेलरेशन उस पर जो वर्क कर रही है वो एक ही है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई भी पॉइंट पे आप जाओ तो एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड्स मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंशियल टू द मोशन होती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी होगी, यहाँ पर ऐसी होगी, करेक्ट। ये ओवरऑल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी वेक्टर की। ओके, तो आपको अगर चाहिए कि ये परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन हो तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पीक है, एट द पीक v इज परपेंडिकुलर टू g, क्योंकि क्या होता है कि पीक पर जो vx है वो तो कांस्टेंट है, तो वो नॉन ज़ीरो रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा, एंड जो vy है वो ज़ीरो होता है एग्जैक्टली, राइट, क्योंकि इसके लिए तो वो पीक है, क्योंकि उससे ऊपर वो जा नहीं सकता क्योंकि उसकी वेलोसिटी इन द वर्टिकल ज़ीरो हो चुकी है घटते घटते, एंड दैट्स इट, राइट। ये पॉइंट को छोड़कर, पीक को छोड़कर कभी भी जो vy है वो ज़ीरो नहीं होता, या पीक के पहले vy पॉजिटिव होता है, पीक के बाद नेगेटिव होता है, बट ज़ीरो कभी नहीं होता। तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो सकते हैं, वो है पीक। तो वेल देखते हैं अभी इसमें ऑप्शन कौन सा है, या सो ऑप्शन सी एग्जैक्टली यही कह रहा है कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम 8। क्वेश्चन 9 कह रहा है टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विद डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेस, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। ठीक है, तो बेसिकली टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड के बारे में एक कंपेरिजन करना है। तो पहले थोड़ा एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है एंड मान लीजिए कि वर्टिकल हाइट एल से दोनों बुलेट्स फायर की गई है। मैं थोड़ा अलग अलग दिखा रहा हूँ बट याद रखिए कि दोनों सेम स्पॉट पे से लॉन्च है। मान लीजिए कि एक को v1 स्पीड से लॉन्च किया गया, एक को फायर किया गया v2 से, एंड रिमेंबर कि दोनों परफेक्टली हॉरिजॉन्टल स्पीड से। क्या होगा कि दोनों जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, राइट।
एंड हमें फाइंड करना है टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, ठीक है। तो अभी टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड के अंदर कौन सा पैरामीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या उसका वर्टिकल मोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या हॉरिजॉन्टल? वेल क्लियरली यहाँ पर वर्टिकल मोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये देखना है कि भाई वर्टिकली एल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कौन सी बुलेट को कितना टाइम लगेगा, करेक्ट। तो हम सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात करते हैं फॉर बोथ बुलेट्स। क्या ट्रू है, लेट्स सी। वेल हमें ये पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल है वो दोनों के लिए ज़ीरो है, क्योंकि प्योरली हॉरिजॉन्टल बुलेट फायर की गई है दोनों। हमें ये भी पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड्स नेगेटिव जी है दोनों के लिए। एंड हमें ये भी पता है कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल, राइट, जबकि वो दोनों बुलेट जब ग्राउंड को हिट करेंगे वो एग्जैक्टली माइनस एल है, करेक्ट। ये तीन चीज़ें हमें पता है। एंड हमें फाइंड करना है कि टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, यानी कि टाइम टेकन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइनस एल, करेक्ट। माइनस एल का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। तो वेल हमें एक फॉर्मूला पता है कि एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम सिर्फ वर्टिकल की बात करेंगे तो हम एक सब्सक्रिप्ट डाल देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लग इन करते हैं फॉर बोथ बुलेट्स, जो इनिशियल स्पीड है इन द वर्टिकल वो ज़ीरो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस वाई इक्वल्स वन हाफ, अच्छा एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी एंड टी स्क्वायर, बराबर है। एंड एस वाई यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल है वो भी हमें पता है, माइनस एल। थोड़ा रीअरेंज कर देते तो ये ऊपर टू यहाँ पर आ गया एंड माइनस जी यहाँ पर आ गया इक्वल्स टी स्क्वायर। तो यानी कि अगर आप सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट करोगे तो टी हो जाएगा स्क्वायर रूट टू एल डिवाइड बाई जी। बट ये तो एग्जैक्टली द सेम है, हमने यहाँ पर कोई बुलेट को डिस्टिंग्विश किया ही नहीं है, हमने हॉरिजॉन्टल स्पीड का उपयोग किया ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये दोनों बुलेट्स जो है वो सेम टाइम पे हिट करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल सेम है, इनिशियल स्पीड इन द वर्टिकल सेम है, एंड जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो उनको कवर करना है वो भी सेम है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी जो है बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, वेल ये एग्जैक्टली यही है जो हमने निकाला है, तो दैट्स द आंसर। क्वेश्चन 10 कह रहा है द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज इज 50 मीटर्स इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज इट्स रेंज विल बी क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमारे पास रेंज के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, रेंज इक्वल्स यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी, जहाँ पर यू जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है एंड थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, एंड वेल जी एज यूजुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हमें पहले इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि रेंज इज़ 50 मीटर्स व्हेन, वेल स्पीड तो हमें पता नहीं है, बट जो हमें फर्स्ट एंगल दिया गया है वो 15 डिग्रीज। तो एक ये रिलेशन हमारे पास आ गया। यहाँ पर जी को मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ताकि इजी रहे कैलकुलेशंस। तो आप रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 इक्वल्स यू स्क्वायर एंड साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है वन हाफ। तो इसका मतलब हो गया यू स्क्वायर इक्वल्स 1000, सो यू इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ दैट विच इज़ 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको स्पीड मिल गई आपको। अभी केस टू क्या कहा गया, हमें हमें कहा गया कि स्पीड अभी भी सेम है, इनिशियल स्पीड स्टिल 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब यहाँ पर थीटा जो है वो 45 डिग्रीज कर दिया गया एंड अभी हमें रेंज मांगी गई है। अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, रेंज इक्वल्स यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी। तो यहाँ पर आप प्लग इन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अगेन हो जाएगा 1000 साइन टू थीटा यानी कि साइन टू टाइम्स 45 यानी कि साइन 90, साइन 91 होता है, डिवाइड बाई जी अगेन 10, तो ये हो जाएगा 100 मीटर्स, राइट, क्योंकि हम ऐसा यूनिट्स में थे। तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन डी एग्जैक्टली ये है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 11 कह रहा है टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15
फॉर प्रोजेक्टाइल ए एंड 45 फॉर प्रोजेक्टाइल बी। ठीक है, तो बेसिकली दो प्रोजेक्टाइल्स है। मान लेते हैं ये जो है वो प्रोजेक्टाइल ए है जिसे 15 डिग्रीज पे से लॉन्च किया गया, एंड जो बी है वो 45 डिग्री से लॉन्च किया गया। ये टोटल 45 है, राइट, विद द ग्राउंड। एंड कहा गया है इफ़ आर ए एंड आर बी आर दी हॉरिजॉन्टल रेंजेस फॉर द टू प्रोजेक्टाइल्स देन। ठीक है, तो आर ए एंड आर बी ये जो रेंजेस है इनके बीच में तुलना करनी है बेसिकली, क्या इक्वल है, कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ओवरऑल हम स्टार्ट करते हैं। पहले रेंज की जो हमें एक फॉर्मूला पता है वो क्या है, यू स्क्वायर्ड साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, यहाँ पर यू क्या होता है, वो लॉन्च स्पीड होती है। तो यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है कि ए एंड बी की लॉन्च स्पीड सेम है या नहीं है। ठीक है, तो आप इमीजिएटली मान नहीं सकते कि ये दोनों सेम ही होगी। तो हमें जब आर ए एंड आर बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप सब्सक्रिप्ट लगा दीजिए कि हो जाएगा आर ए इक्वल्स यू ए स्क्वायर्ड साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा हमें दिया गया है 15 डिग्री से फॉर ए, तो 2 थीटा यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई जी, एंड आर बी जो है वो हो जाएगा यू बी स्क्वायर्ड, अगेन हमें पता नहीं है यू ए यू बी में क्या तुलना है, एंड साइन, एंड यहाँ पर थीटा 45 डिग्री दिया गया है तो 2 थीटा हो जाएगा 90 डिग्रीज डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते तो आर ए हो जाएगा यू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी, आर बी हो जाएगा यू बी स्क्वायर्ड, और साइन 90 होता है 1, तो ओके। तो जब आप रेशियो लोगे फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमें ये कंपेयर करना है तो रेशियो लेना इज़ नॉट अ बैड आइडिया, जो कॉमन रहेगा सब निकल जाएगा बेसिकली। तो आर ए डिवाइड बाई आर बी करोगे तो क्या बचेगा, वेल ऊपर ऊपर के उसमें बचेगा यू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड नीचे आ जाएगा यू बी स्क्वायर, बस बराबर है, यही कंपैरिजन है। नाउ आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम दिख रहा होगा, प्रॉब्लम ये है कि हमें यू ए एंड यू बी के बीच में क्या कनेक्शन है वो हमें पता ही नहीं है। तो जब हमें यू ए यू बी के बीच में कनेक्शन नहीं पता तो हम आर ए आर बी के बीच में कनेक्शन नहीं बता सकते, राइट। क्योंकि अगर यू ए बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू यू बी तो आर ए डिवाइड बाई आर बी विल बी ग्रेटर देन 1, यानी कि आर ए विल बी ग्रेटर देन आर बी। बट अगर यू ए बहुत छोटा हुआ तो अगेन आर बी विल बी ग्रेटर देन आर ए, तो कुछ कंपैरिजन की नहीं जा सकती यहाँ पर। तो सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ नॉट इनफ, हमें स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी चाहिए। तो इसके लिए आंसर डी होना पड़ेगा, जो कि है कि द इंफॉर्मेशन इज़ इनसफिशिएंट टू डिसाइड रिलेशन। क्वेश्चन 12 कह रहा है अ रिवर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर मिनट। तो रफली ड्रॉ कर लेते हैं रिवर को। मान लीजिए ये रिवर है एंड ये जो है नॉर्थ है। ठीक है, तो हमें कहा गया वेस्ट टू ईस्ट जा रही है रिवर एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, एंड कहा गया है कि मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि कोच यहाँ पर खड़ा होगा, वो उसे रिवर क्रॉस करनी है एंड उसकी स्पीड कैपेसिटी दी गई है हमें 10 मीटर्स पर मिनट इन स्टिल वाटर। ठीक है, ये उसकी स्पीड है, स्विमिंग स्पीड। नाउ मेन क्या चीज़ है कि ही वॉन्ट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है उसकी कि ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। एंड नाउ क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसे किस डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस कर सके। ओके, तो इस बारे में थोड़ा सोचते हैं कि मान लेते हैं कोई रैंडम डायरेक्शन में उसने स्विमिंग करना शुरुआत किया। ठीक है, तो ये उसकी खुद की स्पीड है जो कि हमें पता है कि 10 मीटर्स पर मिनट है। मान लेते हैं वो एंगल थीटा की डायरेक्शन में स्टार्ट करता है, और हमें ये भी पता है कि जब भी आप रिवर में स्विम कर रहे हो तो जो रिवर की स्पीड है वो भी आप पे अप्लाई करेगी, राइट। तो वो हो जाएगी ये स्पीड, एंड वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ही जाने वाली है 5 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप वेलोसिटी ड्रॉ करें ऑफ द मैन तो हमें दो दो बेसिकली कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक कंपोनेंट जो होगा 10 मीटर्स पर मिनट ट्रायंगल ऑफ थीटा, एंड दूसरा कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा 5 मीटर्स पर मिनट, जो कि रिवर की वजह से आ रहा है क्योंकि रिवर फ्लो कर रही है, राइट। नाउ हम इसे डिकम्पोज कर देते हैं अगर, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा एक 10 मीटर्स पर मिनट टाइम्स साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा एक सेकेंड कंपोनेंट 10 मीटर्स पर मिनट कोसाइन थीटा। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये वेलोसिटी को डिकम्पोज कर दिया, तो उसे मैं रिमूव कर देता हूँ।
सो ओवरऑल वेलोसिटीज़ ब्रेक डाउन करने पर कुछ इस तरह होगी. सो बेसिकली दो कंपोनेंट है जो कि वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे एंड एक कंपोनेंट है जो कि साउथ टू नॉर्थ जाएगा. तो जैसा आप देख सकते हो कि एक्चुअली रिवर क्रॉस करने के लिए यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट जरूरी है, वो एक ही कंपोनेंट है, वो है ये कंपोनेंट, राइट, जो कि एक्चुअली साउथ टू नॉर्थ जा रहा है. बाकी जो वेस्ट टू ईस्ट है या ईस्ट टू वेस्ट जो भी कोई स्पीड आ रही हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो हमें क्या करना होगा कि फॉर शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस रिवर मैक्सिमाइज, यानी कि सबसे ज़्यादा जितना हो सके उतना साइज़ बढ़ाना है ऑफ 10 टाइम्स साइन थीटा. ठीक है. तो वेल ये तो बहुत आसान है, हमें पता है कि साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है एंड वो होता है जब थीटा इक्वल्स 90 डिग्रीज. सो जब थीटा इक्वल्स 90 डिग्रीज आप सेट करोगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा 10, राइट. तो ये कंपोनेंट जो मैक्सिमम 10 हो सकता है, तो जब ये मैक्सिमम होगा तो आप शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस कर दोगे. बट थीटा 90 डिग्रीज का मीनिंग क्या है? थीटा 90 डिग्रीज का मीनिंग है कि आप बेसिकली ड्यू नॉर्थ, आप स्विम ड्यू नॉर्थ करना चाहते हो, राइट. सो अगर आप एग्जैक्टली नॉर्थ स्विम करना शुरुआत करोगे तो भले रिवर के वेस्ट टू ईस्ट स्पीड की वजह से आप थोड़ा ड्रिफ्ट करोगे, लेकिन यहाँ पर ड्रिफ्ट से हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है. तो वो भले ड्रिफ्ट हो जाए लेकिन आप शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करोगे अगर आप एग्जैक्टली नॉर्थ में की तरफ शुरुआत करोगे. तो वेल देख लेते हैं ऑप्शंस. तो ऑप्शन ए एग्जैक्टली ये कह रहा है, तो ये आपका आंसर है. क्वेश्चन 13 में एक अरेंजमेंट दी गई है. तो पहले हम ये अरेंजमेंट को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं वापस से, उसके बाद इस बारे में थोड़ा बात करेंगे. तो बेसिकली इस तरह का कुछ अरेंजमेंट हमें दिया गया है कि जो दो पुलिस है जो कि फिक्स्ड है एंड एक स्ट्रिंग है जिसके सेंटर में एक मास एम लटकाया गया है. एंड हमें कहा गया है कि जो दोनों एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग है पी एंड क्यू, वो दोनों एंड्स को नीचे खींचा जा रहा है विद अ स्पीड यू जो कि कांस्टेंट है. तो जाहिर सी बात है कि अगर आप फिक्स्ड पुली है एंड सब कुछ इस तरह से आप अरेंज करोगे एंड दोनों एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग को आप अगर नीचे खींचोगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मास एम को ऊपर आना पड़ेगा एंड ऊपर आएगा वो मान लीजिए कोई स्पीड वी से. एंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड वी. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है एंगल थीटा. एंगल थीटा यहाँ पर क्या है? बेसिकली जो स्ट्रिंग है एंड यहाँ पर एक जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है टू द सीलिंग, तो ये बेसिकली एंगल थीटा है. एंड वो एंगल थीटा भी ऑफकोर्स एज यू कैन इमेजिन चेंज होएगा जैसे वो मास एम ऊपर जाएगा, एंगल थीटा इंक्रीज होते जाएगा. बट एट अ गिवन पॉइंट यहाँ पर थीटा दिया गया है एंड उसके टर्म्स में जैसा कि आप ऑप्शंस में देख सकते हो उसके टर्म्स में आपको आंसर एक्सप्रेस करना है. ठीक है. तो पहले तो कुछ चीज़ें लेबल करते हैं. मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द पुली ए टू द मास एम वो राइट नाउ एल है. बाद में कम हो जाएगा जैसे स्ट्रिंग नीचे खींची जाएगी, बट राइट नाउ एल है. ठीक है. तो सिमेट्री के हिसाब से आप ये भी देख सकते हो कि ये भी एग्जैक्टली एल ही होगा, राइट. और एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है जहाँ पर सीलिंग और ये जो परपेंडिकुलर है वो मीट कर रहे हैं उसे हम मान लीजिए डी कह देते हैं. ठीक है. एंड एक चीज़ आप नोट करोगे कि ये जो डिस्टेंस ए डी है वो मास एम के ऊपर जाने के बाद या के बाद भी चेंज नहीं होगा. तो ये डिस्टेंस को मान लीजिए कह लेते हैं कैपिटल एल. ठीक है. एक और पॉइंट है जो मास एम एंड डी के बीच में जो डिस्टेंस है जो कि जाहिर सी बात है घटते जाएगा, उसे मान लीजिए कहते हैं स्मॉल डी. ठीक है. वेल हमें एक चीज़ पता चल गई है, वो है कि कैपिटल एल जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है. तो नाउ देखते हैं कि क्या कैपिटल एल को हम स्मॉल एल एंड जो डी है क्या उनके टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वेल तो ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि आप देख रहे होगे कि जो ट्राइंगल ए एम डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. बराबर है. तो जब एम ऊपर जाएगा तो अभी भी राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा वो हमेशा. ओके. तो राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम. क्या कहता है वो
कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स डी स्क्वायर प्लस कैपिटल एल स्क्वायर, बराबर है। ओके, नाउ मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम डी टी, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम गुजरने के बाद क्या होगा। वेल हमें पता है कि जो स्ट्रिंग है वो पी एन क्यू पे यू स्पीड से नीचे खींची जा रही है। तो क्या हो जाएगा कि जो लेंथ एल है वो घट के क्या हो जाएगा, एल माइनस यू डी टी हो जाएगा, राइट। क्योंकि यू स्पीड से नीचे खींचने पर डी टी टाइम में यू डी टी स्ट्रिंग की लेंथ कम होनी चाहिए। ओके, एंड दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्मॉल डी है जिसका हमें वैल्यू नहीं पता है, बट हम ये कह सकते हैं कि वो भी घटेगा क्योंकि मास एम जो है वो ऊपर जा रहा है। वो ऊपर किस स्पीड से जा रहा है, स्मॉल वी से जा रहा है, जो हमें पता नहीं है। लेकिन अब तो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डी बन जाएगा डी माइनस वी टी टी, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब क्या होगा कि जो कैपिटल एल है क्या वो चेंज करेगा, वो चेंज नहीं करेगा, वो स्टिल ये रहेगा। तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, वो कहेगा कि एल माइनस यू डी टी स्क्वाड इक्वल्स डी माइनस वी डी टी स्क्वाड प्लस कैपिटल एल स्क्वाड, बराबर है। तो ये हमें एक इक्वेशन पहले ये हमने निकाली, ये हमने दूसरी इक्वेशन निकाली। आप देख सकते हो उसमें कैपिटल एल स्क्वाड कॉमन है, कुछ और टर्म्स भी कॉमन निकलेंगे। तो ज़रा सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो मान लेते हैं 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा। वेल लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपांड कर लेते हैं। ये हो जाएगा एल स्क्वाड प्लस यू स्क्वाड डी टी स्क्वाड माइनस 2 UL डी टी। ये हो गया इक्वेशन 2 से, माइनस इक्वेशन 1 से आएगा एल स्क्वाड। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, एक्सपांड अगेन, डी स्क्वाड प्लस वी स्क्वाड डी टी स्क्वाड माइनस 2 DV डी टी माइनस डी स्क्वाड, एंड उसके बाद एल स्क्वाड वो कैंसिल हो गया। तो इसे ज़रा सिंप्लीफाई करते तो क्या होगा, आप देखोगे कि एल स्क्वाड लेफ्ट हैंड साइड पे कट जाएगा, डी स्क्वाड राइट हैंड साइड पे कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यू स्क्वाड डी टी स्क्वाड माइनस 2 UL डी टी इक्वल्स वी स्क्वाड डी टी स्क्वाड माइनस 2 DV डी टी। ठीक है, तो एक साइड पे ले आते हैं और डी टी से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि डी टी सब जगह कॉमन है। तो ये हो जाएगा यू स्क्वाड माइनस वी स्क्वाड डी टी प्लस 2 DV माइनस UL इक्वल्स 0। ठीक है, आप देख सकते हो यही होगा सिंप्लीफाई करने पर। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर डी टी जो है वो क्या है, वेल डी टी इज़ अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बराबर है। तो अगर आप इसे लिमिट लगा दो कि लिमिट डी टी टेंडिंग टू ज़ीरो, तब ये जो इक्वेशन है उसका क्या होगा। वेल बेसिकली डी टी को आप ज़ीरो से रिप्लेस कर दोगे तो बचेगा क्या, बचेगा इक्वेशन 2 टाइम्स डी टाइम्स वी माइनस यू टाइम्स एल इक्वल 0 है। क्योंकि बाकी का पहला टर्म जो है यू स्क्वाड वी स्क्वाड सब फाइनाइट नंबर्स है, एंड जो डी टी है वो बेसिकली 0 है। तो मल्टीप्लाई बाय 0 करने पर एक्सप्रेशन डिलीट हो जाएगा। तो ये इसको सिंप्लीफाई करना आसान है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डी टाइम्स वी इक्वल्स यू टाइम्स एल। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो वी के लिए क्योंकि आपको आफ्टर ऑल आपको वी चाहिए था। तो ये हो जाएगा यू टाइम्स एल डिवाइड बाई डी। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा ही कुछ चाहिए था कि स्पीड ऑफ द मास m जो कि v है इन टर्म्स ऑफ u एंड लेकिन l एंड d क्या है हमें पता नहीं है। लेकिन आप अगर ये डायग्राम फिर से देखोगे तो यू विल सी कि कोसाइन थीटा क्या है। कोसाइन थीटा हमारे लेबलिंग के अनुसार हो जाएगा d डिवाइड बाई एल, राइट। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा v इक्वल्स u डिवाइड बाई कोसाइन थीटा। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। तो ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बेसिकली हमने क्या वापरा है, हमने ये दो फैक्ट्स वापरे। हमने एक फैक्ट वापरा है पाइथागोरस थ्योरम का, उसे 2 बार हमने वापरा, 2 इक्वेशंस निकाली। दूसरा हमने एक आर्ग्यूमेंट यूज़ किया कि डी टी वो अप्रॉक्सीमेटली 0 था एंड इन द लिमिट ऑफ डी टी टेंडिंग टू 0 जो ये इक्वेशन है
यू स्क्वाड माइनस वी स्क्वाड टाइम्स डी टी, वो एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यू स्क्वाड वी स्क्वाड कोई इन्फाइनेटली लार्ज नंबर्स तो है नहीं, दे आर जस्ट स्पीड्स, एंड आप उससे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही होना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब लिमिट लगाई हमने तो इक्वेशन हमारी जो थी वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई, एंड इसके लिए हम स्पीड वी की एक्सप्रेशन निकाल पाए इन टर्म्स ऑफ यू एल एंड डी। एंड फिर हमने थर्ड क्या किया, हमने एक सिंपल एक्सप्रेशन यूज़ किया ट्रिग्नोमेट्री का, कि कोसाइन थीटा इक्वल्स डी अपॉन एल। डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये है, क्योंकि आफ्टर ऑल राइट एंगल ट्राइंगल था। सो ये तीनों चीज़ आपने वापर कर एक सिंपल तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u एंड थीटा निकाल लिया, कि v इक्वल्स यू डिवाइड बाई कोसाइन थीटा। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ और तरीके भी है, बट घूम फिर के उसमें आपको ये तीन चीज़ें ही वापरनी होगी, कि पाइथागोरस थ्योरम वापरोगे, आप डी टी टेंडिंग टू ज़ीरो लिमिट लगाओगे, ना ट्रिग्नोमेट्री वापरोगे। तो इसके कुछ और तरीके भी है, मुझे लगता है ये सबसे सिंपल तरीका है, बट और तरीके भी है, बट घूम फिर के वो सारे यही चीज़ें तीन वापरेंगे। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन 13, एंड उसके साथ हमारे ऑब्जेक्टिव्स 1 कंप्लीट।